नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया इन्वेस्ट इनसाइड चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है हमें कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं या उसका पर्पस क्या है फंडामेंटल एनालिसिस करने का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक्स क्या होते हैं। तो स्टॉक्स किसी भी कंपनी का ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। जो कॉमन स्टॉक्स हैं जो आपको वोटिंग राइट्स एंड एक क्लेम देता है कंपनी के प्रॉफिट्स में इक्वली पार्टिसिपेट्स करने के लिए। लेकिन इसमें एक जो ट्विस्ट है कि जो प्रीफर्ड स्टॉक्स होते हैं वो आपको डिविडेंड्स तो देते हैं बट लिमिटेड वोटिंग राइट्स ही देते हैं। कि जो अगर आपको प्रीफर्ड शेयर अलॉटेड है तो आप कंपनी के जो मेजर डिसीजंस हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का एक स्टॉक सर्टिफिकेट जो अर्लियर टाइम में 1980 या 1970 में जब भी कोई स्टॉक में ट्रेड करता था या इन्वेस्टमेंट करता था इस टाइप का एक सर्टिफिकेट उनको इशू किया जाता था। लेकिन ये इसको बोलते थे मेटलाइज फॉर्म में। बट जो करंट सिनेरियो है वो हमें एक डीमेटलाइज फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म कहें उसको डीमैट अकाउंट के अंदर भी आता है। जैसे आपने भी देखा होगा कि कंपनी में कभी भी आप ट्रेड करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले आपको अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, उसी के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अर्लियर टाइम में इस टाइप का एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो व्हाट इज द फंडामेंटल एनालिसिस। तो किसी भी कंपनी का अगर आपको फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी या कहें कि परफॉर्मेंस अगर डिटरमाइन करना है और उसी को ही डिटरमाइन करके इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है तो उसे कहेंगे हम फंडामेंटल एनालिसिस। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि हमें इवोल्यूट करना कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या एक फेयर प्राइस के ऊपर आज के दिन ट्रेड कर रही है, जिससे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन ले सके। इसके लिए जैसे कि दो दोस्त हैं, एक 1 है एक 2 है, या ए कहें या बी कहें। एक स्टॉक है जो कि अभी 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये नंबर 1 का व्यू है कि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 80 टू 90 के बीच में कहीं ना कहीं होनी चाहिए जब उन्होंने अपना फंडामेंटल एनालिसिस किया। लेकिन जो 2 है उन्होंने अपना जब एनालिसिस किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मिनिमम 100 टू 120 के बीच में एक फेयर वैल्यू कहेंगे या फेयर वैल्यू पे माना जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली 100 इज अंडर वैल्यूड। तो इसी जो डाउट है या फिर कहें कि इसी सिनेरियो को हम एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके आने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फिनेंशियल मॉडलिंग, फंडामेंटल एनालिसिस की मॉडलिंग और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम जानने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव, जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे उसके ऊपर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक अगर एफएमजीसीजी कंपनी के अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उसके अंदर मिनिमम 600 डेटा पॉइंट्स होते हैं, 6000 डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनको कि हमें एनालाइज करना होता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं या कहीं ना कहीं एक ट्राई कर सकते हैं कि कंपनी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो सबसे पहले चलते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले आता है कंपनी का मैनेजमेंट। जब मैं कंपनी के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस में एक बहुत ही फेमस कोट है कि बैट ऑन जोकी नॉट ऑन हॉर्स। जो मैं जोकी कह रहा हूँ तो कंपनी के कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की ही बात कर रहा हूँ कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनके लीडरशिप के अंदर कैसा प्रीवियस रहा था, उनका एक्सपीरियंस कहाँ है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ है, और जब उन्होंने कंपनी को संभाला तो कंपनी किस कंडीशन में थी और उनके संभालने के बाद कंपनी कैसी हालत में है। लेकिन दोस्तों एक स्टोरी बता दूं कि कई जो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगी, जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, वो कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा ही करके दी जाएगी। बिकॉज अगर मैं कहूँ कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, उसका मैनेजमेंट चेंज होता है और कहीं ना कहीं कंपनी अगर एक टर्न अराउंड स्टोरी में बनती है कि कंपनी ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया मैनेजमेंट के चेंज होने की वजह से, तो कंपनी आपको 10 गुना 20 गुना ऐसे रिटर्न केवल इसी मैनेजमेंट से दे सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा कंपनी के मैनेजमेंट को भी देखना पड़ेगा। तो सेकंड टॉपिक है वो है इंडस्ट्री या पोजीशन या सेक्टर एनालिसिस कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, कंपटीशन कितना है और उसके ग्रोथ होने के कितने पोटेंशियल है। तो इन सब चीज़ों को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस
रहते हैं। सेकंड थर्ड आता है बिजनेस मॉडल, कि स्टेबल है या फिर नहीं स्टेबल है, कि आने वाले फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट्स की मार्केट में क्या क्या डिमांड रहने वाली है। तो इसी तरीके से हम बिजनेस मॉडल को समझेंगे। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनमें आने वाले वीडियोज में हम चर्चा डिटेल में करेंगे। तो अब होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस एनालिसिस को एनालाइज करना लाइक वेरी सिंपल तो नहीं कहूँगा, बट कंपेरेटिवली क्वालिटेटिव के कंपैरिजन में इस रेशियो को एनालाइज करना इजीली है, बिकॉज आप इनको एक्सेल में लेके या फिर कैसे भी लेके एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जब कंपनी के मैनेजमेंट उनकी मॉडलिंग पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मैनुअल ही जाना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन है नहीं। बट क्वांटिटेटिव के रेशियोज को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें दो आता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक फाइनेंशियल रेशियोज। तो आने वाली स्लाइड्स में हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी दो टाइप की होती है, एक स्टैंड अलोन, एक कंसोलिडेटेड। तो स्टैंड अलोन की अगर मैं चर्चा करूं तो स्टैंड अलोन वो होती है कि लाइक एक कंपनी जो इंडिया में, टाटा कंपनी को हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो टाटा के जितने भी इंडिया के ऑपरेशंस हैं तो उसके जितने भी उसको प्रॉफिट या लॉस है वो यहाँ स्टैंड अलोन के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। और कंसोलिडेटेड क्या करेंगे कि कंसोलिडेटेड वो स्टेटमेंट रहेगी कि उसके जितने भी ग्लोबल ऑपरेशंस हैं, लाइक वो ओवरसीज इंडिया को छोड़ के, वो भी इंक्लूड करता है स्टैंड अलोन को भी। कंसोलिडेटेड में उसका ओवरऑल ऑपरेशन ऑल ओवर द ग्लोब रिफ्लेक्ट होता है। फाइनेंशियल रेशियोज पे हम आने वाली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट है वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक एसेट्स, लिक्विडिटी एंड लायबिलिटी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं एसेट्स पे। तो एसेट्स क्या होते हैं, एक तो करंट एसेट्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स ये होते हैं लाइक आपका, जैसे कंपनी ने कोई मशीनरी परचेज कर रखी है, कंप्यूटर्स परचेज कर रख सकते हैं, तो उसे कहेंगे करंट एसेट्स, जो कि 2 या 3 साल के बाद उनको रिप्लेस करने होते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो लाइक उनकी कहीं पे लैंड एक्वायर कर रखी है, प्रॉपर्टी है, तो उसको कहीं ना कहीं हम एक लॉन्ग टर्म एसेट्स मान सकते हैं। अगर इसी एसेट्स को हम एक अपने ह्यूमन लाइफ से कंपैरिजन करें तो जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको हम कंपनी के एसेट्स की तरह मान सकते हैं। इक्विटी कि जितने भी कंपनी ने डाइल्यूट कर रखे हैं अपने शेयर्स ओपन मार्केट में, जिसके के ऊपर क्लेम कर सकते हैं शेयर होल्डर्स, तो ऑन द कंपनी के एसेट्स के ऊपर, तो उसको कहेंगे हम इक्विटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कि कितना उन्होंने डेट उठाया हुआ है, कि लोन या फिर कर्जा। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, करंट एंड एक लॉन्ग टर्म डेट, जो कंपनी को पे आने वाले टाइम पे करना रहता है। जितने एसेट्स ज़्यादा रहेंगे कंपनी के लिए उतना अच्छा है, इक्विटी डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए एंड लायबिलिटी ऑलवेज हमेशा लो पे ही रहना चाहिए। एक अच्छी कंपनी के एसेट्स हमेशा इंक्रीज होते रहते हैं, इक्विटी एक स्टेबल रहनी चाहिए और लायबिलिटी हमेशा डिक्रीज होती रहनी चाहिए। तभी उसको हम एक अच्छी बैलेंस शीट या एक अच्छी कंपनी को की तरीके से देखेंगे। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है फंडामेंटल एनालिसिस का वो है इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट के तीन कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड नेट इनकम। तो रेवेन्यू क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी की टॉप लाइन सेल्स एंड ग्रोथ जनरेटेड बाय द कंपनी, यानी कि कंपनी ने जितना भी सेल्स करके पैसा कमाया है उसे कहेंगे रेवेन्यू। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लाइक कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके बाद उसने प्रोसेसिंग में जितना किया, जितना पैसा खर्च किया, उसके बाद उसकी पैकिंग में जितना पैसा खर्च किया एंड ट्रांसपोर्टेशन में जितना पैसा खर्च किया, उनको कहेंगे हम कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस। इसमें इंक्लूडेड होता है लाइक सैलरी और अदर एक्सपेंसेस भी ऑल्सो, जिनके हम आने वाले वीडियोज में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये एक रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस का, क्योंकि जितने एक्सपेंसेस बढ़ेंगे कंपनी का रेवेन्यू कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट होगा। जो भी, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है इनकम, सॉरी नेट इनकम। तो नेट इनकम क्या आएगी कि कंपनी के एक्सपेंसेस हटाने के बाद और कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स है, वो सब हटाने के बाद जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसको कहेंगे हम नेट इनकम। इसमें कम से कम 10 या 12 पैरामीटर्स हैं जो कंपनी के नेट इनकम को इफेक्ट करते हैं, जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं। की फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं उसके अंदर की, जैसे कि एक कंपनी मान लो 200 करोड़ का एक बिजनेस कर रही है, उसको हम एनालाइज करेंगे तो हम जीरो ही गिनते रह जाएंगे।
तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं एक रेशियो का सहारा लेते हैं ताकि हमें क्विक गाइडेंस मिले कि कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी कैसी है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है लिक्विडिटी के रेशियो। तो उसके अंदर होता है करंट रेशियो। अगर मैं करंट रेशियो की चर्चा करूं तो वो होता है प्रपोर्शन टू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के द्वारा। क्विक रेशियो मोस्ट लिक्विड करंट एसेट्स एंड मोस्ट करंट लिक्विड लायबिलिटीज, कि जितने भी एसेट्स या हैं कितनी जल्दी हम उनको लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको कहेंगे लिक्विडिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कंपनी ने कितने शेयर्स इक्विटी शेयर डाइल्यूट कर रखे हैं और उसका करंट प्राइस क्या है या अर्निंग्स क्या है, उससे हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो निकल के आएगा। इससे सेक्टर वेक्टर का कुछ नहीं होता है, ऐसे सेक्टर वाइज इसको ऑल ओवर जो कॉमन एक रेशियो है ये ऑल ओवर आपको रेडीमेड बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर मिल जाएगा। एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, जो कंपनी ने एसेट्स के ऊपर पैसा खर्च रखा है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट कंपनी कर रही है। अगर तो चर्चा करें लीवरेज की तो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है कि कंपनी की इक्विटी कितनी डाइल्यूट कर रखी है और उसके अगेंस्ट में कितना लोन कंपनी ने ले रखा है, तो उसे कहेंगे लीवरेज रेशियो। वैल्यूएशन ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और इसी के ऊपर ही हम आने वाले वीडियो पे ध्यान देंगे और इसी के बेसिस पर ये जो तीनों हैं, ये तीनों रेशियोज हैं, ये हमारी हेल्प करेंगे इस वैल्यूएशन को मॉडलिंग को फाइनलाइज करने में। तो इसमें से मेन है जो कि कॉमन है ईच एंड इंडस्ट्री और सेक्टर के लिए, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड प्राइस टू बुक रेशियो। इससे नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस को अगर डिवाइड किया जाए करंट अर्निंग से, ये अर्निंग क्वार्टरली भी हो सकती है और हाफ ईयरली भी और ईयरली भी, तो अगर हम उनको डिवाइड करें तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसके अकॉर्डिंगली आप इन रेशियोज को निकाल सकते हैं। बुक रेशियो कि कंपनी का इनिशियली प्राइस बुक के अकॉर्डिंगली कितना होना चाहिए और अभी क्या है, तो इससे भी एक हमें रफ आइडिया मिलता है। इसके बेसिस पे हम कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते, बस एक आइडिया लगता है कि कंपनी का उस टाइम पे फेयर प्राइस क्या था जब कंपनी वैल्यू इन्वेस्टर्स को लेके आई थी। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो पसंद आया होगा और जाते जाते आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि विच मेथड कोई फंडामेंटल एनालिसिस डू द टेंड टू यूज, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच या रिस्ट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। अब जो भी आप लोग आंसर करेंगे अगर उसका आंसर सही रहा तो मैं उनके कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएँ कि राइट आंसर क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और स्टे ट्यून फॉर फ्यूचर एनालिसिस वीडियोज़। थैंक यू।